नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल नॉलेज विद यूट्यूब में। जैसा कि हम यूपी जीके की क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं और हमने इससे पहले भी कई क्लासेस देखी। कल हमने उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में थोड़ी जानकारी ली थी और अब इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। कल हमने पढ़ा था कि उत्तर प्रदेश का जो इतिहास है वो प्राचीन काल के बारे में हमने पढ़ा था और ये जानकारी ली थी कि प्राचीन काल इतिहास को हमने 3 भागों में बांटा हुआ है, जैसे कि प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। कल हमने 2 काल के बारे में जानकारी ले ली थी, प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में। आज इससे आगे चलेंगे और पढ़ेंगे कि ऐतिहासिक काल के बारे में। तो चलते हैं, आगे की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश चल रहा था, ठीक है। इसमें हमने प्राचीन इतिहास में प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ा था और ये पढ़ा था कि प्रागैतिहासिक जो काल है उसको 3 भागों में बांटा हुआ था, जैसे कि पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। आद्य ऐतिहासिक काल को भी 2 भागों में बांटा हुआ था, कौन कौन से? ताम्रपाषाण काल और हड़प्पा सभ्यता। कल हड़प्पा सभ्यता तक की जानकारी हमने ले ली थी। हड़प्पा सभ्यता को ही कांस्य युग भी कहा जाता है। आज इससे आगे कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल। ये तीसरा भाग है प्राचीन इतिहास का, ये है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल को लौह काल भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल को लौह काल भी कहा जाता है। इसमें आगे पॉइंट देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में सिंधु सभ्यता के बाद ऐतिहासिक काल के रूप में वैदिक सभ्यता का भी साक्ष्य प्राप्त होता है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में सिंधु सभ्यता के बाद जो काल आया था वो वैदिक सभ्यता का काल था। वैदिक सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं, जिसे किस काल में मिलते हैं? ऐतिहासिक काल में मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद ऐतिहासिक काल के रूप में वैदिक सभ्यता का भी साक्ष्य प्राप्त होता है। कहाँ से? उत्तर प्रदेश पे। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों से इसके साक्ष्य मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में लौह संस्कृति के साक्ष्य, मतलब ऐतिहासिक काल में या वैदिक सभ्यता को जो है लौह संस्कृति कहते हैं। क्यों लौह संस्कृति कहते हैं? क्योंकि वैदिक सभ्यता में ही लोहे के बारे में जानकारी प्राप्त हो चुकी थी, इसीलिए इसे लौह संस्कृति कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में लौह संस्कृति के जो साक्ष्य हैं वो अहिछत्र, हस्तिनापुर, अतरंजी खेड़ा, मथुरा, श्रावस्ती और कांपिल्य जैसे स्थानों से प्राप्त हुए हैं। तो ये आपको स्थान याद रखने हैं। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश का है अहिछत्र जिला, हस्तिनापुर जिसे कहते हस्तिनापुर, अतरंजी खेड़ा, मथुरा, श्रावस्ती और कांपिल्य। ये ऐसे स्थान हैं जहाँ से उत्तर प्रदेश के वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। वैदिक सभ्यता को ही क्या कहते हैं? लौह संस्कृति भी कहा जाता है। आगे मैप में देखेंगे, जो ये गंगा नदी और गोमती नदी के जो बीच स्थित है, यहाँ पर 2 क्षेत्र स्थित हैं, हस्तिनापुर और अहिछत्र, ठीक है। उसके बाद गंगा और यमुना के दोआब पर स्थित है अतरंजी खेड़ा, ठीक है। अहिछत्र हो गया। अहिछत्र कहाँ स्थित है? गंगा और गोमती के दोआब पर। हस्तिनापुर कहाँ स्थित है? ये भी गंगा और गोमती के दोआब पर स्थित है। और जो अतरंजी खेड़ा है वो गंगा और यमुना के दोआब पर स्थित है। मथुरा तो आपको पता ही है। और ये है श्रावस्ती। श्रावस्ती कहाँ स्थित है? घाघरा और गंडक के बीच में स्थित है, घाघरा और गंडक के दोआब पर स्थित है, ठीक है। और ये है आलमगीरपुर। आलमगीर जो वो है वो भी यमुना और गंगा के दोआब पर स्थित है, ठीक है। तो हमने सभी स्थल देख लिए। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर लौह संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं? अहिछत्र में, हस्तिनापुर में, अतरंजी खेड़ा में, मथुरा में, श्रावस्ती में, कांपिल्य में, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे की स्लाइड में क्या है। अब देखेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक सभ्यता का जो काल है वो कब से कब तक है? 1500 ईस्वी से लेके 750 ईस्वी तक वैदिक सभ्यता का काल है। कब से कब तक है? 1750 से लेके 750 ईस्वी तक जो काल है वो किसका है? ये वैदिक सभ्यता का काल माना जाता है, ठीक है। इसमें आगे देखेंगे, इसका अगला पॉइंट क्या है कि प्राचीन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे ही वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है।
ठीक है। तो वैदिक सभ्यता का विकास कब हुआ? वैदिक सभ्यता का जो विकास है वो सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसके बाद हुआ, ठीक है। तो प्राचीन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे ही वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। इसे दो भागों में विभाजित किया गया है, किसे? वैदिक सभ्यता को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वैदिक सभ्यता का काल कब से कब तक है? 1500 ईस्वी से लेके 750 ईस्वी तक माना गया है। वैदिक सभ्यता का जो काल है वो कब से कब तक है? 1500 से लेके 750 ईस्वी तक। अगला देखते हैं, वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है, कौन कौन से? पहला है ऋग्वैदिक काल और दूसरा क्या है? उत्तर वैदिक काल, ठीक है। तो वैदिक सभ्यता के दो भाग हैं, कौन कौन से? ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में क्या है? उत्तर प्रदेश में ऋग्वैदिक काल के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी क्योंकि आर्य सभ्यता केवल पंजाब तथा सिंध क्षेत्र तक ही सीमित थे, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में जो है वो ऋग्वैदिक काल के बारे में जानकारी नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि आर्य जो सभ्यता थे, जो आर्य लोग आए थे, कल के स्लाइड में उन्होंने आपको पढ़ाया था, जो आर्य आए थे वो मध्य एशिया से आए थे। तो वे केवल कहाँ आके बसे? वे पंजाब तथा सिंध क्षेत्र तक ही सीमित रहे, उत्तर प्रदेश में नहीं आए। इसीलिए ऋग्वैदिक काल में उत्तर प्रदेश में कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं। आगे देखते हैं उत्तर वैदिक काल के बारे में। उत्तर वैदिक काल में क्या है? उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति का मुख्य केंद्र मध्य देश था। मध्य देश मतलब जिसे आज वर्तमान में उत्तर प्रदेश कहते हैं, उसी का उस समय नाम जो है मध्य देश था, ठीक है। तो उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति का मुख्य केंद्र क्या है? मध्य देश, जिसे वर्तमान में उत्तर प्रदेश कहा जाता है, था। मध्य देश का जो विस्तार है वो सरस्वती नदी से लेकर गंगा नदी के दोआबत क्षेत्र तक विस्तृत था, ठीक है। तो मध्य क्षेत्र का जो विस्तार है, इसमें मध्य क्षेत्र का मतलब क्या है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जो विस्तार है या मध्य क्षेत्र का जो विस्तार है वो सरस्वती नदी से लेकर गंगा नदी के दोआब क्षेत्र तक विस्तृत था। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तर वैदिक काल में उत्तर प्रदेश के किस नगर में पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया? तो कहाँ पर? कौशाम्बी नगर में। कहाँ पर किया गया था? कौशाम्बी नगर में किया गया था। उत्तर वैदिक काल में मृद भांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मृद भांड क्या होते हैं? मिट्टी के बर्तन। मृद भांड का मतलब क्या होता है? मिट्टी के बने हुए बर्तन होते हैं। तो उत्तर वैदिक काल में मृद भांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिसमें काला लाल तथा काली लेप युक्त चित्रित धूसर मृदभांड आदि प्रमुख हैं। मतलब उत्तर वैदिक काल में जो मृदभांड मिले हैं उसमें ये देखिए, यहाँ पे काला लाल मिक्स है, काला लाल, ठीक, और ये लेप किया हुआ है, लेपित, ऐसे बर्तन मिले हुए हैं। जैसे कि उत्तर वैदिक काल में जो मिट्टी के बर्तन मिले हुए हैं जिन पर काला लाल रंग चढ़ा हुआ है, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें मृदभांड कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मृदभांड कहा जाता है। ये उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी थी। आगे देखेंगे, आगे जो है उत्तर प्रदेश में 4 प्रकार की मृदभांड संस्कृतियाँ प्राप्त हुई हैं। उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार की मृदभांड संस्कृतियाँ प्राप्त हुई हैं? 4 प्रकार की, जो कि निम्न हैं। कौन कौन संस्कृति हैं? पहले देखेंगे, पहला क्या है? गैर मृदभांड संस्कृति। पहली क्या है? गैरिक मृदभांड संस्कृति। इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो गैरिक मृदभांड संस्कृति का जो समय है वो 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक माना गया है। तो गैरिक मृदभांड संस्कृति का जो समय है वो 2000 ईसा पूर्व से लेकर 15000 ईसा पूर्व तक माना गया है। यह संस्कृति बदायूं, राजपुर, परसू, मायापुर, साइपई, अतरंजी खेड़ा, अहिछत्र, हस्तिनापुर एवं बिठूर आदि जगहों से पाई जाती है। ठीक है, कहाँ कहाँ पर? हस्तिनापुर में बताया, अतरंजी खेड़ा में बताया, सैपई में बताया, अहिछत्र में बताया, ठीक है, राजपुर में मिली है। तो ये आपको हम मैप के द्वारा समझा रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर बदायूं, राजपुर, परसू, मायापुर, सैपई, अतरंजी खेड़ा, अहिछत्र,
हस्तिनापुर, बिठूर आदि जगहों में पाई जाती है। इस काल के घरों का निर्माण सरकंडों से किया जाता है। सरकंडों मतलब क्या होता है? सरकंडे होते हैं जो कि तीली टाइप में होती हैं, लकड़ी की ऐसी होती हैं, इतनी छोटी तीली टाइप में होती हैं, तो उन्हीं से बनता है सरकंडी, उन्हें कहते हैं सरकंडी। तो इस काल में घरों का जो निर्माण है वो सरकंडों से किया जाता था तथा इस पर मिट्टी का लेप लगा दिया जाता था, जिससे कि जो छप्पर जो छाए जाते हैं वो सरकंडी से बनते हैं, छोटी लकड़ी से। ऐसे ही घर बनाकर उस पर जो है लकड़ी का लेप लगा देते थे। तो ये कब हुआ था? ये गैरिक निर्माण संस्कृति में जो है घरों का निर्माण कैसे होता था? घरों का जो निर्माण है सरकंडों से किया जाता था तथा इस पर मिट्टी का लेप किया जाता था। ठीक है, आगे देखेंगे आगे कौन सी संस्कृति है। आगे देखेंगे काले एवं लाल मृदभांड संस्कृति। अगली संस्कृति क्या है? काले एवं लाल मृदभांड संस्कृति। इसके बारे में जानकारी लेंगे। काले एवं लाल जो मृदभांड हैं वो अतरंजी खेड़ा, अहिछत्र, हस्तिनापुर और आलमगीर आदि स्थानों से प्राप्त हुआ है। काले और लाल मृदभांडों की जो संस्कृति है वे कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं? वो प्राप्त हुए हैं अतरंजी खेड़ा, अहिछत्र, हस्तिनापुर, आलमगीरपुर आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। कौन से? काले और लाल मृदभांड संस्कृति। अगली संस्कृति क्या है? अगली संस्कृति है चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति। कौन सी है? चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति। इसमें क्या है? यह वैदिक कालीन संस्कृति जो ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक दोनों कालों में रही है। कौन सी? चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति। क्वेश्चन आ सकता है इसमें कौन सी संस्कृति है जो ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों में रही है? तो चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति। यह संस्कृति अहिछत्र, हस्तिनापुर, अतरंजी खेड़ा, जोखेड़ा एवं मथुरा आदि स्थानों पर पाई जाती है। कौन सी? चित्रित धूसर जो मृदभांड संस्कृति है वो कहाँ पर पाई जाती है? आप देख रहे हैं सभी में 2 या 3 शहर कॉमन है, अहिछत्र, हस्तिनापुर और अतरंजी खेड़ा। ठीक है, तो ये सभी संस्कृति में कॉमन है। तो यह जो संस्कृति है वो कौन सी? चित्रित धूसर मृदभांड जो संस्कृति है वो अहिछत्र में, हस्तिनापुर में, अतरंजी खेड़ा में, जोखेड़ा में एवं मथुरा आदि स्थानों पर पाई जाती है। आगे चलते हैं। आगे जो संस्कृति है उसको कहते हैं उत्तरी काले पालिश युक्त मृदभांड संस्कृति। उत्तरी काले पालिश युक्त मृदभांड संस्कृति, इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो इसमें क्या बताया गया है कि इस संस्कृति का समय उत्तर वैदिक काल से मौर्य काल तक रहा है। उत्तर काले पॉलिश युक्त मृदभांड संस्कृति का जो काल है वो उत्तर वैदिक काल से मौर्य काल तक रहा है, 500 ईसा पूर्व से लेकर 100 ईसा पूर्व तक। उत्तरी काले पालिश युक्त मृदभांड जो संस्कृति है वो 500 ईसा पूर्व से लेकर 100 ईसा पूर्व तक रहा है। इस संस्कृति के जो क्षेत्र हैं वो कौन से हैं? अहिछत्र है, हस्तिनापुर है, अतरंजी खेड़ा है, कौशाम्बी एवं श्रावस्ती आदि स्थानों पर पाई जाती है। तो उत्तरी काले पॉलिश युक्त मृदभांड जो संस्कृति है वो अतरंजी खेड़ा, हस्तिनापुर, अहिछत्र, कौशाम्बी और श्रावस्ती आदि स्थानों पर जो है पाई जाती है। आगे बात करते हैं, आगे देखेंगे आगे कौन सा काल है। आगे बात करते हैं महाकाव्य काल के बारे में। ठीक है, तो ये जो हम पढ़ रहे हैं ये उत्तर प्रदेश के इतिहास के हिस्ट्री ऑफ जो उत्तर प्रदेश है उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो अब आगे पढ़ेंगे महाकाव्य काल के बारे में। महाकाव्य काल क्या है? महाकाव्य काल में उत्तर प्रदेश में 2 महत्वपूर्ण काव्यों की रचना हुई है जिसे रामायण और महाभारत के नाम से जाना जाता है। तो 2 महाकाव्य हैं जो महाकाव्य काल में इनकी रचना हुई है। कौन कौन से हैं? रामायण और महाभारत। महाकाव्य काल के द्वारा हमें कुरु, पांचाल, कौशाम्य, कौशल, काशी, मगध, विदेह, अंग आदि राज्यों के बारे में जानकारी मिलती है। तो महाकाव्य काल के द्वारा हमें किस किस जानकारी मिलती है? महाकाव्य काल के द्वारा हमें कुरु, पांचाल, कौशाम्य, कौशल, काशी, मगध, विदेह और अंग आदि राज्यों के बारे में जानकारी मिलती है महाकाव्य काल में। आगे देखेंगे महाजनपद काल के बारे में। महाजनपद काल के बारे में। महाजनपद काल के बारे में क्या जानकारी मिलती है? बौद्ध ग्रंथ कौन सा? अंगुत्तर निकाय। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय
तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार। ठीक है, तो बौद्ध ग्रंथ कौन सा? अंगुत्तर निकाय। और भगवती सूत्र जो है किसका ग्रंथ है? जैन ग्रंथ का है। इसके अनुसार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपद थे, जिसमें से 8 महाजनपद वर्तमान के उत्तर प्रदेश में ही स्थित थे, जिनका विवरण निम्नलिखित है। क्वेश्चन अगर आ जाए कि 16 महाजनपद के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? अगर बौद्ध ग्रंथ आ जाए तो अंगुत्तर निकाय, और जैन ग्रंथ अगर पूछे तो भगवती सूत्र से जानकारी मिलती है, जिसमें से 16 महाजनपद जो हैं उनमें से जो 8 महाजनपद हैं वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, जिनका विवरण निम्नलिखित है। आज जो है इन महाजनपदों के बारे में जानकारी अब आगे लेंगे। तो पहला जो महाजनपद है वो कौन सा है? काशी। पहला जो है महाजनपद काशी है, जो कि वर्तमान में जिसे बनारस या वाराणसी कहा जाता है। वाराणसी वरुणा और अस्सी नदी के बीच स्थित एक महत्वपूर्ण नगर था। तो वाराणसी जो नगर है वो कहाँ वो किन नदियों के बीच में स्थित है? वो है वरुणा और अस्सी नदी के बीच। कौन कौन सी नदी? वरुणा और अस्सी नदी के बीच स्थित एक महत्वपूर्ण नगर था। इसका सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि काशी महाजनपद का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है, तो इसका सर्वप्रथम जो उल्लेख है वो कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है, काशी या वाराणसी महाजनपद के बारे में। ये किन नदियों के बीच स्थित है? ये वरुणा और अस्सी नदी के बीच स्थित है। ये बहुत महत्वपूर्ण नगर था, महाजनपद था। आगे देखेंगे कौशल। दूसरा है कौशल, जिसे कहते हैं श्रावस्ती। कौशल कौन सा था? जिसे आज अवध क्षेत्र कहा जाता है। तो वर्तमान अवध क्षेत्र इस प्राचीन नगर का हिस्सा था। आज का जो अवध क्षेत्र है वो कौशल जो क्षेत्र है, कौशल जो महाजनपद है इसका जो है हिस्सा था। कौन सा? आज का अवध क्षेत्र। यहाँ की राजधानी श्रावस्ती नगर थी। कौशल की जो राजधानी थी वो क्या थी? श्रावस्ती थी, जो अचिरावती या रावी नदी के किनारे स्थित थी। ठीक है, जो श्रावस्ती किसकी राजधानी थी? क्वेश्चन आ सकता है। तो श्रावस्ती जो है कौशल देश की राजधानी थी, कौशल महाजनपद की राजधानी थी, जो अचिरावती, जो रावी का पुराना नाम क्या था? अचिरावती था। तो अचिरावती या रावी नदी के किनारे स्थित थी। इस नगर का दक्षिणी कौशल की राजधानी कुशावती था। इस नगर का जो दक्षिणी भाग है वो कौशल की जो राजधानी है कुशावती था। इस नगर का दक्षिणी कौशल की राजधानी क्या थी? कुशावती थी। क्या थी? कुशावती। किसकी राजधानी थी? दक्षिणी कौशल की राजधानी क्या थी? कुशावती थी। आगे देखेंगे तीसरा जो महाजनपद है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है वो कौन सा था? पांचाल था। पांचाल, जिसे अहिच्छत्र एवं काम्पिल्य कहा जाता था। ठीक है, तीसरा जो महाजनपद था वो कौन सा था? वो था अहिच्छत्र या काम्पिल्य कहते थे। इसके बारे में जानकारी लेंगे तो रोहिलखंड क्षेत्र आधुनिक काल के बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद में स्थित था। तो पांचाल जो महाजनपद था वो रोहिलखंड क्षेत्र जो आधुनिक काल में जहाँ पर बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद स्थित है वो क्षेत्र था पांचाल का। ठीक है, तो पांचाल नामक जो राज्य है वो 2 भागों में विभाजित था। पांचाल नामक जो राज्य है उत्तर प्रदेश का जो राज्य था वो 2 भागों में विभाजित था, उत्तरी पंचाल और दक्षिणी पंचाल। उत्तरी पंचाल की जो राजधानी थी वो अहिच्छत्र थी और दक्षिणी पांचाल की राजधानी क्या थी? काम्पिल्य थी। उत्तरी पांचाल की जो राजधानी थी वो अहिच्छत्र थी और दक्षिणी पांचाल की राजधानी क्या थी? काम्पिल्य थी। तो पांचाल के बारे में हमने पढ़ा। पांचाल में क्या है? पांचाल जिसे अहिच्छत्र काम्पिल्य कहते थे, ये रोहिलखंड क्षेत्र जो आधुनिक आजकल जहाँ बरेली है, बदायूं और फर्रुखाबाद स्थित है वहाँ पर स्थित था ये। और पांचाल नगर नामक राज्य जो 2 भागों में विभाजित था, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की जो राजधानी थी वो अहिच्छत्र थी और दक्षिणी पांचाल की राजधानी क्या थी? काम्पिल्य थी। चौथा जो है नगर वो कौन सा था? महाजनपद था सूरसेन, जिसे कि मथुरा, जहाँ पर आज मथुरा है वहाँ पर था पहले सूरसेन। अवंतीपुर सूरसेन का राजा था। अवंतीपुर जो है, अवंतीपुर नहीं है, ये अवंतीपुत्र है। अवंतीपुत्र
वो शूरसेन का राजा था। ठीक है, तो शूरसेन का राजा कौन था? अवंतीपुत्र था और बुद्ध का एक मुख्य शिष्य था। बुद्ध जो थे, गौतम बुद्ध, उनका मुख्य शिष्य भी था। उसके माध्यम से मथुरा में बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार भी हुआ। तो अवंतीपुत्र ने क्या किया? मथुरा में बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार भी किया। शूरसेन महाजनपद उत्तरी भारत का प्रसिद्ध जनपद था जिसकी राजधानी मथुरा में स्थित थी। ठीक है, तो शूरसेन जो महाजनपद है, शूरसेन महाजनपद उत्तरी भारत का प्रसिद्ध महाजनपद था जिसकी राजधानी मथुरा में स्थित थी। ठीक है, तो शूरसेन के बारे में हमने पढ़ा। अवंतीपुर शूरसेन का राजा था और बुद्ध का एक मुख्य शिष्य था। उनके माध्यम से मथुरा में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। शूरसेन महाजनपद उत्तरी भारत का प्रसिद्ध महाजनपद था जिसकी राजधानी मथुरा में स्थित थी। अगला पांचवा जो महाजनपद है वो कौन सा है? वत्स, जिसे कहते हैं कौशाम्बी। ठीक है, अगला जो महाजनपद है वत्स है, जिसे क्या कहते हैं? कौशाम्बी कहते हैं। भगवान बुद्ध के समय इस क्षेत्र का शासक उदयन था। तो कौशाम्बी का जो शासक था वो कौन था? कौशाम्बी का जो शासक था वो भगवान बुद्ध के समय जो था वो कौन था? उदयन था, उदयन। ठीक है, जो पौरवंशी वंशज थे। ये किसका वंशज था? इसका वंश क्या था? पौरवंशी वंशज था ये। ठीक है, तो वत्स या कौशाम्बी का शासक कौन था? उदयन था। इसका ये किस वंश से संबंधित था? ये पौरवंशी नामक वंश से संबंधित था। वे हस्तिनापुर को छोड़कर यहाँ आए थे। कौन? उदयन। वे हस्तिनापुर को छोड़कर यहाँ आए थे। कौशाम्बी बुद्ध और जैन धर्म दोनों का प्रमुख केंद्र था। यहाँ पर्वतीय प्रभासगिरी पर्वत पर भगवान बुद्ध ने तपस्या की थी। ठीक है, तो भगवान बुद्ध ने कहाँ पर तपस्या की थी? भगवान बुद्ध ने जो है प्रभासगिरी पर्वत पर तपस्या की थी। ठीक है, तो वत्स जो महाजनपद था वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के लिए ही प्रमुख केंद्र रहा है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें से कौन सा महाजनपद दोनों धर्मों के लिए प्रमुख केंद्र था? तो कौन सा है? वत्स, जो कि कौशाम्बी बुद्ध के लिए और जैन धर्म दोनों के लिए प्रसिद्ध था। वत्स को ही क्या कहते हैं? कौशाम्बी कहा जाता है। अगला जो महाजनपद है वो कौन सा है? कुरु इंद्रप्रस्थ, जिसे आज दिल्ली कहते हैं। कुरु इंद्रप्रस्थ, यह क्षेत्र वर्तमान दिल्ली, मेरठ और थानेश्वर के क्षेत्रों में फैला था। कुरु या इंद्रप्रस्थ जो कहाँ फैला था? वर्तमान में जहाँ पे दिल्ली है, मेरठ है और जो थानेश्वर है, वहाँ क्षेत्र पर जो है कुरु फैला हुआ था। भगवान बुद्ध के समय इस क्षेत्र का शासक कौन था? कौरव्य था। ठीक है, तो भगवान बुद्ध के समय इंद्रप्रस्थ या कुरु का शासक कौन था? कुरु का शासक था कौरव्य था। ठीक है, हस्तिनापुर नगर भी इसी क्षेत्र में स्थित होता था। हस्तिनापुर जो नगर था वो कहाँ पर था? वो कुरु नामक क्षेत्र में ही स्थित था। हस्तिनापुर शहर, हस्तिनापुर जो नगर है वो कहाँ स्थित होता था? हस्तिनापुर जो नगर है वो कहाँ स्थित होता था? कुरु क्षेत्र में स्थित होता, कुरु क्षेत्र में स्थित था। तो कुरु के बारे में एक बार और पढ़ेंगे। यह क्षेत्र वर्तमान दिल्ली, मेरठ और थानेश्वर के क्षेत्रों में फैला हुआ था। महात्मा बुद्ध के समय इस क्षेत्र का शासक कौरव्य था। कौन था? कौरव्य था। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को याद हो जाए, माइंड में सेट हो जाए, इसलिए मैं एक चीज़ को बार बार पढ़ रहा हूँ। महात्मा बुद्ध के समय इस क्षेत्र का जो शासक था कौरव्य था। हस्तिनापुर नगर भी इसी क्षेत्र में स्थित था। ठीक है, अगला जो महाजनपद है वो कौन सा है? चेदी। ठीक है, अगला जो महाजनपद है वो कौन सा है? चेदी है। इसके बारे में पढ़ेंगे। यह सुक्तमती नदी के पास का देश था। ठीक है, तो चेदी जो महाजनपद था वो कहाँ था? वो सुक्तमती नदी के पास स्थित था, जिसमें बुंदेलखंड का दक्षिणी भाग और जबलपुर का उत्तरी भाग सम्मिलित था। तो चेदी के बारे में पढ़ेंगे। यह सुक्तमती नदी के पास का देश था, जिसमें बुंदेलखंड का दक्षिणी भाग और जबलपुर का उत्तरी भाग सम्मिलित था। ठीक है, तो ये 7 जो है महाजनपद हमने देखे। एक और महाजनपद है, उससे पहले मैप में देखेंगे कौन सा महाजनपद कहाँ पर है। तो ये रहा काशी था। ठीक है, ये है चेदी यहाँ पर स्थित है। ठीक है, ये है शूरसेन, ये है कुरु। ठीक है, ये है पांचाल, ये है वत्स। ठीक, और ये है अवंती। ठीक, और अवंती है, ये है मत्स्य। ठीक, ये मल्ल, ये 8वां भी पढ़ेंगे, मल्ल के बारे में जानकारी लेंगे। और ये है कौशल देश बताया था अभी, तो ये है कौशल।
ठीक है। तो अब पढ़ेंगे आखिरी जो है उत्तर प्रदेश में स्थित था, कौन सा था? मल्ल, जिसे कि कुशीनगर या पावा भी कहते हैं। मल्ल को ही क्या कहते हैं? मल्ल को ही कुशीनगर या पावा भी कहते हैं। यह स्थान वर्तमान में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित है। जो मल्ल महाजनपद था वो कहाँ स्थित है? मल्ल महाजनपद वर्तमान में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित है। यह क्षेत्र 2 भागों में विभाजित था। मल्ल जो क्षेत्र है वह 2 भागों में विभाजित था। उत्तरी भाग की राजधानी, इसके उत्तरी भाग की राजधानी कुशीनगर थी और दक्षिणी भाग की जो राजधानी थी वो क्या थी? पावा थी। ठीक है। तो मल्ल महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें क्या है? यह स्थान वर्तमान में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित है। यह क्षेत्र 2 भागों में विभाजित था। इसके उत्तरी भाग की राजधानी कुशीनगर थी और दक्षिणी भाग की जो राजधानी थी वो क्या थी? पावा थी। ठीक है। तो महाजनपद के बारे में एक बार थोड़ा रिवीजन कर लेंगे। जो 8 महाजनपद जो उत्तर प्रदेश में हैं उसके बारे में थोड़ा एक बार और देख लेंगे क्योंकि बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो अब महाजनपद के बारे में देखेंगे तो पहली बात तो ये है कि महाजनपद काल बौद्ध ग्रंथ का जो अंगुत्तर निकाय है, बौद्ध ग्रंथ एक ग्रंथ है बौद्ध जो जिसे कहते हैं अंगुत्तर निकाय, तथा जैन ग्रंथ कौन है? भगवती सूत्र। इन दोनों में ही 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के 16 महाजनपदों के बारे में उल्लेख है, बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में, जिसमें से 8 महाजनपद वर्तमान के उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। उन 8 महाजनपद को देख लेते हैं, एक बार रिविज़न कर लेते हैं। पहला क्या था? काशी या वाराणसी। काशी जो है वरुणा और अस्सी नदी के बीच स्थित एक महत्वपूर्ण नगर था। इसका सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है? कौशल। दूसरा क्या है? कौशल है, जो कि वर्तमान में जो कि अवध जो क्षेत्र वाला हिस्सा है, लखनऊ वाला जो हिस्सा है वो कौशल का था। तो दूसरा है कौशल श्रावस्ती। वर्तमान अवध क्षेत्र इस प्राचीन नगर का हिस्सा था। यहाँ की राजधानी श्रावस्ती थी जो अचिरावती या रावी नदी के किनारे स्थित है। जो अचिरावती जो रावी नदी का ही पुराना नाम क्या था? अचिरावती था। रावी नदी के किनारे स्थित है। इस नगर का दक्षिणी कौशल की राजधानी कुशावती थी। इसका जो दक्षिणी भाग है कौशल, उसकी राजधानी क्या थी? कुशावती थी। ठीक है। अब तीसरे के बारे में देखेंगे तो तीसरा जो उत्तर प्रदेश में स्थित जो महाजनपद था वो कौन सा है? पांचाल है। कौन सा है? पांचाल है। पांचाल को ही अहिछत्र या काम्पिल्य भी कहा जाता है। पांचाल को ही क्या कहते हैं? अहिछत्र और काम्पिल्य भी कहते हैं। ठीक है। तो पांचाल कहाँ स्थित है? ये रोहिलखंड क्षेत्र आधुनिक काल के बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद आदि में स्थित है। पांचाल नामक राज्य 2 भागों में विभाजित था। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी क्या थी? काम्पिल्य थी। ठीक है। चौथे के बारे में देखेंगे। चौथा जो महाजनपद था उत्तर प्रदेश का वो कौन सा है? वो है आपका सूरसेन, जो कि कहाँ है? मथुरा में स्थित है। ये अवंतीपुत्र सूरसेन का राजा था और बौद्ध धर्म का एक मुख्य शिष्य था। बुद्ध का एक मुख्य शिष्य था। उनके माध्यम से मथुरा में बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार हुआ। सूरसेन महाजनपद उत्तरी भारत का प्रसिद्ध जनपद था जिसकी राजधानी मथुरा में स्थित थी। पाँचवें के बारे में देखेंगे तो पाँचवा क्या है? पाँचवा जो महाजनपद है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित था वो है वत्स या कौशाम्बी। यहाँ पे देखेंगे भगवान बुद्ध के समय इस क्षेत्र का जो शासक कौन था? उदयन था, जो किस वंश से संबंधित था? जो पौरवंशी नामक वंश से संबंधित था। वे हस्तिनापुर को छोड़कर यहाँ आए हुए थे। कौशाम्बी बुद्ध और जैन धर्म दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण प्रमुख केंद्र था। यहाँ पर्वतीय प्रसारगिरी पर्वत पर भगवान बुद्ध ने क्या की थी? तपस्या भी की थी। ठीक है। छठा है वो है कुरु, जिसे कि आज दिल्ली भी कहते हैं। जहाँ पर दिल्ली स्थित है वहाँ पर ही स्थित था। तो यह वर्तमान दिल्ली, मेरठ और थानेश्वर के क्षेत्रों में फैला हुआ था। कौन सा? कुरु या इंद्रप्रस्थ। भगवान बुद्ध के समय इस क्षेत्र का शासक कौन था? कौरव था। हस्तिनापुर नगर भी इसी क्षेत्र में स्थित था। सातवां के बारे में देखते हैं। सातवां जो जनपद था वो कौन सा था? सातवां जो महाजनपद है वो है चेदी। यह सुक्तमती नदी के पास स्थित क्षेत्र था जिसमें बुंदेलखंड का दक्षिणी भाग और जबलपुर का उत्तरी भाग सम्मिलित था। एक बार मैप में फिर से देख लेंगे कहाँ पर क्या स्थित है, कौन कौन सा जो है महाजनपद स्थित है। तो मैप में देखेंगे तो ये रहा कुरु, ये है पांचाल, ये है मल्ल, ये है कौशल, ये है काशी, वत्स, सूरसेन, अवंती, चेदी।
ठीक है। अब 8वें के बारे में पढ़ेंगे, जो कि स्थित है मल्ल, जिसे कहते हैं मल्ल या कुशीनगर। ये कहाँ स्थित है? पावा में स्थित है, पावा भी कहते हैं इसे। तो ये है मल्ल, 8वां महाजनपद है। यह स्थान वर्तमान के उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित है। यह क्षेत्र 2 भागों में विभाजित था, जिसके उत्तरी भाग की राजधानी कुशीनगर थी और दक्षिणी भाग की राजधानी क्या थी? पावा थी। ठीक है। तो आज हमने जो उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में जो जानकारी ली है, वो महाजनपद के बारे में और ऐतिहासिक काल के बारे में हमने जानकारी ले ली। आई होप आपको ये सभी वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होंगी आपके एग्ज़ाम के लिए, और आने वाले जितने भी यूपी के एग्ज़ाम है, यहाँ तक कि यूपी पीसीएस के लिए भी ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी से निवेदन है, आप सभी हमारी क्लास पर बने रहें। ठीक है। तो आप सभी प्रॉपरली नोट्स बनाएं और इसको अच्छे से तैयार करें। जो भी चैप्टर हमारा ख़त्म होगा उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर ज़रूर लाएंगे, तो आप सभी प्रॉपरली तैयार रहें, और जिससे कि आप क्वेश्चन के आंसर दे सकें। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा है उसके लिए कमेंट करें, और इसको और बेहतर बनाने के लिए भी अगर कुछ सुझाव देना चाहें तो दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।